फजील अहमद साहब, आपका खैर मकदम है। फजील अहमद साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं और वो पूरे पस मंजर के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पूरे पस मंजर के साथ बात करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में, आसान जबान में बात करते हैं। इससे इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे जो मशक़ उस्ता पर गहरी नजर रखते हैं और खारजा पॉलिसी पर खास तौर से सैयद रोमान हाशमी साहब, वो हमसे अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं फजील अहमद साहब से ही बात कर लेता हूं। फजील अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये जो आज मीटिंग हुई है, क्या इसको किसी नतीजे वाली मीटिंग कहेंगे या कहेंगे कि खाओ पियो जाओ, यानी नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन जिसकी उम्मीद की जा रही थी? वहां गुस्सा दिखाई दिया, लोगों ने मजम्मत भी की, सब कुछ। लेकिन जब बायकॉट की बात आई तो यूएई जो है उसने रोक दिया, उसने इसको कंडम किया, कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो क्या नतीजा निकला? हालांकि ये भी वहां पे कहा गया है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। कैसे देखते हैं इस पूरी मीटिंग को? कई बातें हैं। देखिए, इस मीटिंग को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। नतीजा हम्म। बिल्कुल निकला इस बात का। और जिस तरह से सभी लोग कह रहे थे कि अरब कुछ नहीं कर रहा है, तो अरब ने भी अपना एक रौद्र रूप दिखाया है। और ये बहुत मजबूती से इस बात की मजम्मत भी कही और ये भी कहा है कि हम इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे, और सभी को तैयार किया है। मैं इस मीटिंग को बहुत पॉजिटिव लेता हूं। इसमें कहीं से भी हम्म। कुछ नेगेटिव नहीं है। और ये जान हम्म। लीजिए कि जब हम वैचारिक मंच पर बैठते हैं तो विचार की ही बात कर सकते हैं। वहां कोई लड़ने हम्म। थोड़े बैठा है। ये कल आपसे एक बात हुई थी। हम्म। आज भी लोगों ने हमसे बात किया, इस पर कहा कि इस हम्म। मामले को आप ठीक से समझाइए कि हम्म। 51 मुस्लिम हम्म। देश क्या है। हम्म। कल मैंने कहा हम्म। था कि जो हम्म। ओआईसी है, ये हम्म। ओआईसी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी जीत है मिडिल ईस्ट की। हम्म। जीत इसलिए हम्म। है कि अमेरिका क्या करता है कि जब कोई बड़ा देश उसके खिलाफ खड़ा होता है या नेटो के हम्म। खिलाफ खड़ा होता है, तो उसके हम्म। बगल का कोई उसका छोटा देश उसको पैसा हम्म। और हथियार दे करके उसके खिलाफ में खड़ा करता है। हम्म। इसीलिए मिडिल ईस्ट में बहुत सी ताकतें आपस में टकरा गई। चाहे हम्म। गद्दाफी की बात भी कल हमने हम्म। किया था, इराक में हम्म। सद्दाम हुसैन की बात भी किया था मैंने। हम्म। और जिस तरह से हम्म। ईरान ईरान अरे अरब को यमन की हूतियों के द्वारा इतने लंबे समय से परेशान किया गया। अब हम्म। देखिए एक मसला कल मैंने कहा आप ये बात, जब इन हम्म। सारे 51 देशों को एक बास्केट में बैठाल दिया गया, तो हम्म। अब जब हम्म। बास्केट में बैठ गए तो बास्केट के अपने तौर तरीके को मानना सबकी मजबूरी होती है। कोई हम्म। उसमें से हम्म। निकल के खुद बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए हम्म। हम्म। यूएई आ गया ना सामने। यूएई हम्म। छोटा सा देश हम्म। है और बहुत हम्म। छोटा कंट्री है, मतलब दिल्ली के हम्म। बराबर भी नहीं है। हम्म। उसने क्या बात कह दी पूरे मिडिल ईस्ट हम्म। में? अब अगर हम्म। यूएई उस बास्केट में नहीं होता तो हम्म। अमेरिका उसका भरपूर यूज करता, और कर रहा है अभी हम्म। भी। हम्म। लगातार इसराइल के पक्ष में यूएई खड़ा हो रहा हम्म। है। सबको जो है अपनी लग्जरियस हम्म। लाइफ की बहुत चिंता है। हम्म। लग्जरी लाइफ, हमारा दुनिया में नाम हो, हम्म। हम बड़ी से बड़ी चीज हम्म। बनाएं, बड़ी इमारत हम्म। बनाएं, बड़ा चीज करें, बड़ी हम्म। मार्केट बनाएं, हम्म। बड़ा हम्म। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं। इस होड़ हम्म। में लोग फंसे हुए। आप हम्म। बचेंगे कि हम्म। नहीं बचेंगे इससे नंबर सबका आएगा। लेकिन हम्म। देखिए, हम्म। अब मैंने यही ने कहा हम्म। आपसे कि अगर यूएई 51 मुस्लिम हम्म। देशों की अगर कोई बास्केट नहीं हम्म। बनती, तो आज यूएई हम्म। पे गेम खेलता आपका हम्म। अमेरिका, इसराइल। हम्म। लेकिन चूंकि हम्म। अब यूएई भी मजबूर है, वो हम्म। नहीं जा सकता उनके उनके पक्ष में, क्योंकि वो बास्केट में बैठ चुका है। ये हम्म। सबसे बड़ी जीत। भले आप, हम कल भी कहते हो आईसी न्यू बोर्न बेबी है, अभी जन्मा हम्म। हुआ बच्चा है, हम हम्म। उससे बहुत बिल्कुल। ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और जितना उसमें टर्की है, अरब है, ईरान है, इराक है, और इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज के अलावा रूस भी इसका साथ दे रहा है, चाइना भी साथ दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से ओआईसी बनाने के पीछे एक मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी जीत है ये, कि ओआईसी बना करके आज कोई भी उसमें से बाहर नहीं जा सकता, या किसी को भी वो अमेरिका जो है अपने गुलामी में नहीं बांध सकता, या उनको मजबूर नहीं कर सकता, या उनको लालच नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बास्केट में बैठ चुके हैं और उस कानून को, बास्केट के कानून को मान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और कल की जो मीटिंग हुई, आप इसको बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए, ये बहुत पॉजिटिव है। और इतना इजराइल पूरी तरह से डर चुका है, अमेरिका पे इसका असर पड़ा है। यूएन में आज वोटिंग हो गई, और वोटिंग में देखिए भारत ने साथ दिया।
कैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इजराइल के साथ है? पूरे नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार फिलिस्तीन के साथ है। टू नेशन थ्योरी पर फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के लिए भारत ने वोट किया है यूएन में, फिलिस्तीन के लिए। इसलिए सारी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यूएई जो 51 ओआईसी है, वो भारत भी उसके पक्षधर है। और कहीं न कहीं हमारे देश का तभी मिडिल ईस्ट के सभी देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उसके दबाव में भारत इज़राइल के साथ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको आगे कुआँ पीछे खाई है। अगर वो इज़राइल के साथ जाता है, तो आप देखिए ओआईसी की ये ताकत है, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की ये ताकत है कि भारत अपने तथाकथित कट्टरपंथियों की जो विचार है, उससे अलग हटके भारत में भी कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में बीजेपी कई बार फंस जाती है, लेकिन आज बीजेपी ने, भारत सरकार ने अपने कट्टरपंथियों के दबाव में ना आकर के उसने देश के हित में जो फैसला लिया है, भारत के करोड़ों लोग जो वहां कमा रहे हैं उनसे हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है, केवल भारत के मुसलमानों से नफरत करती है। दुनिया के हम्म, मुसलमानों से नफरत नहीं करती, वो सिर्फ भारत के मुसलमान से नफरत करती है। और ये भी जो है बहुत दिन तक नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं मुमताज भाई, इसमें भी बदलाव हम्म, आएगा और आना भी हम्म, चाहिए। हम किसी को हम्म, भी अपना वोट दें उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी हम्म, क्वालिटी पर वोट जब तक नहीं देंगे तब तक देश का ये बुरा हाल बना रहेगा। तो हम्म, इसलिए आप कल की मीटिंग को आप बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। मैं तो बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं ओआईसी को कि निश्चित रूप हम्म, से लोग चाहे, देखिए ये तत्काल एक्शन लेने का टाइम नहीं है। हमास हम्म, जिस तरह से, और एक और खुशखबरी आपको बता दें, 80 हम्म, 80 जो है ना इजराइल के हम्म, नागरिकों को हम्म, हमास छोड़ रहा है, और कुछ कई हजार बच्चों और औरतों को इजराइल छोड़ रहा है। ये एक हम्म, आज ये खबर आ गई। और कहीं हम्म, ना कहीं अब इजराइल भी बैकफुट पे है, अमेरिका भी डरा हुआ है। हम्म, और अमेरिका हम्म, को धमकी, हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भी मिल गई कि जो आपका वारशिप खड़ा है उसको हम उड़ा देंगे। तो हम्म, अमेरिका अगर उड़ा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? जो कर रहे हैं आप, एक हम्म, जगह तो फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में हम्म, फंसे हैं, तो लेबनान में हम्म, जाकर फंस जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हम्म, तो इतना हम्म। आसान भी नहीं है कि अब अमेरिका भी समझ रहा है कि हम एक साथ 4-5 देशों पर, ताइवान तैयार खड़ा है, उधर यूक्रेन में जंग मतलब हो रही है। मतलब फजील साहब, मैं अभी पढ़ रहा था बीबीसी को, ठीक है। बीबीसी ने जो बात कही है कि सऊदी अरब के रियाद शहर में शनिवार को इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी और अरब लीग का ऐतिहासिक आपात सम्मेलन हुआ। इसमें 57 देशों के शीर्ष नेता शरीक हुए। फिर आगे लिखता है कि गजा में जारी युद्ध पर चर्चा के लिए हुए इस अहम सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ कोई व्यवहारिक कदम उठाने पर सहमति नहीं बनी। ये जो लिख रहा है, हालांकि बैठक में इजराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव आए और कदम उठाने के सुझाव दिए गए। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो सुझाव आए हैं, ये कोई मामूली नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां कोई इसलिए तो गए नहीं थे कि सब मिलकर के किसी पे हमला कर देंगे। तो इस हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वाकई ये जो है ये जो प्रस्ताव है या तजावीज हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है और इसके नतायज देखिए, अच्छे बरामद होंगे? वेस्टर्न बीबीसी ही नहीं, पूरी वेस्टर्न हम्म, मीडिया, पूरी वेस्टर्न हम्म, मीडिया जिस हम्म, तरह से लगातार 1990 से लेके और आज तक, पहले सोशल हम्म, मीडिया नहीं था, इसलिए इनकी बात जो है कभी काउंटर नहीं हो पाती थी। वेस्टर्न मीडिया अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट पे उसका अलग व्यूज होता है, और साउथ एशिया के उस पर अलग व्यूज होता है, मिडिल ईस्ट पर अलग व्यूज होता है। तो आप बीबीसी या कोई भी इस तरह की जो भी वेस्टर्न मीडिया है, अब वो एक्सपोज हो चुकी है और उसकी बातों को बहुत आप गंभीरता से नहीं लीजिए। पूरे ओआईसी की मीटिंग में ये मुद्दा छाया रहा कि सभी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अपने अपने देशों से अमेरिका को बेस को खत्म करें। भाई खत्म करें, तो एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। हर कंट्री को अपने कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके हिसाब से क्या तैयारी करनी है। और ये भी जान लीजिए कि अगर उसके रिएक्शन में अमेरिका युद्ध करता है तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से नहीं काम होगा। ये बड़े जो लीडर्स होते हैं उनको बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं, और हम आम इंसान की तरह नहीं सोच सकते, आम आदमी की तरह हम बात नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कल एक बहुत बड़ा, क्या अमेरिका को ये मैसेज नहीं किया होगा? अमेरिका नहीं वो उस पर नजर रख रहा होगा कि कल इन लोग की मीटिंग में क्या तय हुआ? और क्या आज मिडिल ईस्ट कमजोर नहीं है? आज नेटो से कमजोर नहीं है मिडिल ईस्ट?
इसलिए आप जान लीजिए कि अमेरिका के ऊपर कल की मीटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप जंग बंदी करिए, जल्दी से करिए, और करने के बाद इसका कोई टू नेशन थ्योरी अगर यूएन ने पास किया है कि आप दो देशों का एक समूह बनेगा और फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दी जाएगी, तो कल की मीटिंग से ये चीजें जो आज नई अपडेट हुई हैं, ये कल की मीटिंग का प्रभाव है। लेकिन समझ रहे हैं आप? फजील साहब, लोग ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि जैसे कि तेल बंद करने की बात या बायकॉट की बात या सिफारती ताल्लुकात खत्म करने की बात या कोई अमली या फौरी तौर पर जैसे जंग बंदी, आपको क्या लग रहा है कि वहां जो तजवीज पास हुई है और जो मांग की गई कि फौरन जो है वो जंग को रोका जाए और बहुत ही एक तरीके से धमकी आमेज लहजे में ये बात कही गई है और वहां पे फौरी तौर पर ऐड पहुंचाई जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम भी नाउम्मीद नहीं है और हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे नाउम्मीदी और लोग खुश हो कि साहब 56 मुल्क भी जुट गए और वहां कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हम उस तरीके की बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जो एक सिस्टम होता है, देखिए मीटिंग का, हम लोग भी बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं तो वहां अचानक कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है। हिंदुस्तान में भी अगर हम अपनी तंजीमों को बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा थोड़ी है कि मीटिंग करेंगी और यलगार बोल देंगी। वो एक तजवीज होती है और उस पर धीरे धीरे अमल होता है। तो ये जो कहा गया है कि फौरी तौर पर जंग रोका जाए और वहां सामान पहुंचाया जाए, वहां खाने पीने के किया जाए, क्या आपको लगता है कि इस पर अमल हो पाएगा? क्या अमेरिका और देखिए, इसराइल इस चीज को सुनेगा? कल की मीटिंग में ये प्रस्ताव आया था कि तत्काल तेल बंद कर दिया जाए। निश्चित रूप जी। से जो भी हमारे पास जो रास्ते हैं उन्हीं रास्तों पर बात हो सकती है, और ये जी। अमेरिका और नेटो देश के सभी लोग, फ्रांस और फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, ये 8 देशों ने जो है इसराइल के पक्ष में वोट किया है। तो ये बात जान लीजिए कि आज इनको पता है कि हथियार के रूप से भी ये लोग मजबूत हो चुके हैं और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में पहले से ही मजबूत है। तो ये समझ लीजिए कि अरब लीबिया ने सबसे पहले ऐलान कर दिया है कि हम तेल बंद कर रहे हैं। लीबिया ने कर दिया है, तो धीरे धीरे सभी लोग करेंगे। देखिए, जब कोई चीज बहुत स्पीड से चलती है ना, तो एकदम से उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बहुत बड़े खतरे होते हैं। तो युद्ध युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि आवाम को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्राध्यक्ष की होती है। हम कोई ऐसा छोटा सा कदम, जीती हुई लड़ाई को हार जाता है इंसान। एक छोटी सी गलती, आप जीती हुई बाजी को हार जाते हैं। तो कोई भी जब होशियार आदमी, आप ये मत सोचिए कि कल मीटिंग में इतना फास्ट एक्शन नहीं हुआ कि लोग वहीं से गन उठाते और घुस जाते इसराइल के अंदर। ये तरीका नहीं है। डिप्लोमेसी दुनिया में एक डिप्लोमेसी वार भी चलता है। उस डिप्लोमेसी वार में मिडिल ईस्ट ओआईसी पूरी तरह से सक्सेसफुल है। मैं बता रहा हूं आपसे, लोगों का नजरिया क्या है वो अलग बात है, लेकिन मेरा नजरिया है कि ओआईसी अभी तक की सारी सिचुएशंस में वो सक्सेसफुल है, और पूरी तरह से, चाहे वो टर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब हो, चाहे जितने भी देश हैं, सभी लोग जो कर मैक्सिमम जो एफर्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इजराइल वहां पे प्लस में है। इजराइल बुरी तरह से, बहुत ज्यादा नुकसान में है और पूरी तरह से वो जंग हार रहा है। जितना ये जंग तेज चलेगी, इजराइल का वजूद उतना ही जल्दी खत्म होगा। आप ये जान लीजिए कि दुश्मन को सिर्फ छोड़ना नहीं चाहता। लड़ाई का तरीका ये होता है कि या तो आप छेड़ो मत, और छेड़ो तो छोड़ो मत। आप कहते हैं ना यहाँ पे कि सांप को जो है घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, वो और जहरीला हो जाता है। तो हम्म। इस चीज को जान लीजिए कि वहां इजराइल खुद अब चाहता है कि जंगबंदी हो, हम्म। लेकिन किस मुंह से कहे, ये उसको एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी है। आप समझिए, हम हार रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं पा रहे कि हार रहे। और अगर कह दें कि साहब हार रहे, तो दुनिया तो आपके, फिर यही तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर लोग डरेंगे क्यों आपसे? फिर 1% की आबादी है पूरी दुनिया में, 0.1%, 0.01%, या 1 करोड़ की आबादी है यहूदी की पूरी दुनिया में। तो निश्चित रूप से अगर वो पूरी दुनिया को डरा के रखा है, तो वो डर तो खत्म हो गया। अब वो अपने को इसराइल के सरवाइव एक, करने के लिए। फजील साहब, इसराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम कहते हैं कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए तो हमारा मतलब नेताओं, समर्थकों और यहाँ तक कि मिठाई बांटने वालों से भी है। वे सभी आतंकवादी हैं। ये जुमला जो है, मतलब ये सच्चाई से कितना, और ये जुमला किस तरीके से आप इसको देखेंगे? नेतन्याहू के सेक्रेटरी ने अपने को गोली मार ली, ये सुने आप?
उसका एक बेटा हमास से युद्ध करने में कल शहीद हो गया और सेक्रेटरी ने अपनी गोली मार ली और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते, हमारी आत्मा इसको झकझोरती है। हम बेगुनाह बच्चों पर, औरतों पर, बेगुनाह नागरिकों पर, आम नागरिकों पर बम गिराया जा रहा है। उसका बेटा जब खुद का मर गया, खुद का बेटा जब मरा, तो वो अपने अंतरात्मा को नहीं जवाब दे सका और खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। ये चल रहा है वहां पे अभी इस तरह। नेतन्याहू पूरी तरह से वहां पे मुजाहरा चल रहा है और सारे मीडिया, पूरी इजराइल की मीडिया नेतन्याहू के खिलाफ लिख रही है। पूरी मीडिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूरी नेतन्याहू के खिलाफ सारी चीजें लिखी जा रही हैं। और एक और अपडेट अब सामने आई है, कल मैंने आपसे जो कहा था उसका आज बाकायदा न्यूज में आया कि बहुत से हमास के जो ये कह रहे हैं कि बंधक बनाया है, तो हमास ने ये कहा कि हमने इतने इन लोगों को बंधक नहीं बनाया। और जो गोलियां चली 7 अक्टूबर को, जिसमें सिविलियंस मारे गए, जिसमें इजराइल के नागरिक मारे गए, उसमें से बहुत सी गोलियां जो है इजराइल के सैनिकों से वो नागरिक मरे थे। यह आज रिपोर्ट में भी आ गया और तमाम मीडिया में भी आ गया। और दूसरी बात, ये जो आतंकवाद की परिभाषा ना दुनिया में आज तक तय नहीं हुई है कि आतंकवाद कौन कर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से अमेरिका ने क्लस्टर बम गिराया और बेगुनाह अफगानियों को मारा जिनका कोई कसूर नहीं था, आम शहरी नागरिक, इतना क्लस्टर बम मारा कि 25% आबादी अफगानिस्तान में आम नागरिकों की आबादी कम हो गई। क्या वो आतंकवाद नहीं था? लीबिया में जिस तरह से जनसंहार करा करके आपस में वर्ग संघर्ष करके और वहां लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मारा दिया गया और लीबिया के गद्दाफी साहब की हत्या हुई, क्या वो आतंकवाद नहीं था? जिस तरह से इराक पर हमला हुआ, क्या कसूर था इराक का? आपने, अमेरिका ने कहा कि हम केमिकल वेपन रखे हुए हैं सद्दाम हुसैन, आज तक आप नहीं खोज पाए, दुनिया के सामने नहीं ला पाए कि आपने जो है इराक में जिस तरह का नरसंहार किया, क्या वो युद्ध के अपराधी नहीं है? उनको कोई नहीं कहेगा कि आप युद्ध के अपराधी हैं। तो ये चीजें दुनिया में अभी तय नहीं हुई। हम उनको आतंकवादी कह दे देंगे, वो हमको आतंकवादी कह सकते हैं, हम उनको कहते मतलब हैं। बिल्कुल ऐसे ही है फजील साहब, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अस्पतालों पे, स्कूलों पे, गजा पे हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके नीचे टनल है। मतलब बिल्कुल तो ऐसे ही उसको साबित जैसे नहीं इराक कर में पा रहे किया था ना। वैसे। जी जी। पांच पांच इजरायली शहीद हुए उसमें, उनके सैनिक उस टनल में घुसते ही 5 लोग शहीद हो गए। आज तक वो खोज नहीं पाए, ना वो साबित नहीं कर पाए। वो किसी स्कूल को मार देंगे और कहेंगे कि इसके अंदर हमास का अड्डा था, तो नहीं मार। मैंने एक दिन पहले आपसे कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर किसान अपनी गन्ने की पैसे मांग रहा है, गन्ना का पैसा मांग रहा है, आप उसको गोली मार रहे हैं, यदि बेगुनाहों को गोली सरकार मारे तो सरकार भी आतंकवादी है। सरकार को गोली चलाना, कोई दुनिया में कोई हक नहीं है किसी को गोली चलाने का, चाहे कहीं से भी चले। यदि सरकार भी निहत्थों पर गोली चलावे, बेगुनाहों पर गोली चलाए, तो उनकी जायज मांग को न मांग करके उनके ऊपर गोली चला दे, तो सरकार भी आतंकवादी है। ये चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था। अभी दुनिया में ये तय नहीं हुआ है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पहले दुनिया तय करे कि आतंकवाद की परिभाषा, मतलब सरकार को मारने का हक है बेगुनाहों का, लेकिन बेगुनाह अपने को बचाव नहीं कर सकता। अगर बचाव करेगा तो उसको आतंकवादी कहा जाएगा।